बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। हमने आज के प्रोग्राम का आगाज़ तो हमेशा की तरह अच्छी बात से ही करना है, लेकिन कुछ प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बताऊं। खबरें हमारे साथ आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी, सेगमेंट शामिल करेंगे और इसके अलावा आज के मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। थोड़ा सा इंतज़ार करना है आपको। 11:05 पर इंशाल्लाह हम आज के टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं आज की अच्छी बात। रहीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के हवाले से ये फ़रमाया कि जब बंदा दुआ करता है, जब मोमिन अपने लिए तो हर कोई दुआ करता ही है, लेकिन जब वो किसी और के लिए दुआ करता है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला 2 फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है। यानी वो 2 फरिश्ते जब वो दुआ कर रहा होता है दूसरों के लिए, तो वो फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि मौला, ये जो कुछ दूसरों के लिए मांग रहा है तो ये सब कुछ इसे भी अता कर। यानी गोया कि इससे ये बात समझ आती है कि जब हम अपनी दुआ को वुसअत दे देते हैं, फैला देते हैं, उसमें सारी मखलूक को शामिल कर लेते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फ़ज़ल और एहसान वो भी फैल जाता है। और जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपना फ़ज़ल और अपना इनाम और अज्र जब दूसरों को अता करेगा, उतना ही अज्र उस शख्स को भी अता करेगा कि जो दूसरों के लिए वो अज्र और सवाब मांग रहा होता। जी, तो ये थी आज की अच्छी बात। आज का मौसम कैसा होगा और वीकेंड आपका कैसा गुजरेगा, जान लेते हैं टुडेज वेदर में। मायदा इस वक्त बाहर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। जी मायदा, बताइए टेम्परेचर कितना है इस वक्त शहर का और वीकेंड कैसा गुजरेगा लाहौरियों का? शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो आज भी जो है वो ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन उसी के साथ अगर दर्जे हरारत की बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से मौजूदा दर्जे हरारत जो है वो अभी से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन ठंडी हवाएं भी चल रही हैं साथ में। और कम से कम जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसी के साथ जहां ठंडी हवाएं चल रही हैं तो आज उस हवा में धूल भी देखने में नज़र आ रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा हफ्ते में ताहाल बारिशों की प्रेडिक्शन ज़ाहिर नहीं की गई, लेकिन आज मौसम जो है वो पिछले हफ्ते की बनिस्बत आज थोड़ा ठंडा जो है वो देखने में नज़र आ रहा है। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, धूप भी है, लेकिन ये गर्मी की शिद्दत जो एकदम से देखने में नज़र आ रही थी उसमें आज कमी देखने में नज़र आ रही है। बात करें शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 184 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो शहरियों के लिए अनहेल्दी है। माहिरीन की जानिब से सन ग्लासेस, मास्क और अम्ब्रेला का इस्तेमाल जो है वो हमारे शहरियों के लिए लाजमी करार दिया गया है। बारिशों की ताहाल प्रेडिक्शन जाहिर नहीं की गई, लेकिन हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो 66% वो भी रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, थैंक यू मायदा। मौसम की सूरत हाल आपने बताई और अब हम एक नज़र डालेंगे शहर की सूरत हाल पर। पहली खबर, लाहौर पुलिस की नालायकी का राज फाश हो गया। ग्रेडिंग के इम्तिहान ने तफ्तीशी अफसरान की अहलियत का राज खोल दिया। जनरल अस्पताल में सैकड़ों नर्सेस का सर्विस रिकॉर्ड गायब। नर्सेस की तरक्कियां खटाई में पड़ गई। सियासी सूरत हाल, ब्यूरोक्रेसी को ब्रेकें लग गई। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की मंजूरी लटक गई। और महंगाई के सताए शहरियों के लिए अब क्या बुरी खबर है वो भी आपको बताएं। खबरें आप जान चुके हैं और इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर अली रामी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या हाल चाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा जी, शुक्र तो हम हर सूरत में अल्लाह ताला का अदा करते रहते हैं। ये मेरे ख्याल से बार बार शुक्र करने की बरकतें हैं रही सही जो हम अच्छी ज़िंदगी थोड़ी सी गुजार रहे हैं। अलबत्ता ग्राउंड रियलिटीज़ आपको अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारने दे रही। पुलिस की नालायकी की बात करनी है और पहली खबर हमारी ये है जी, ग्रेडिंग के इम्तिहान ने तफ्तीशी अफसरान की अहलियत का राज खोल दिया है। क्या मामला है अली? देखिए, जो ग्रेडिंग का इम्तिहान है इसमें अच्छी बात है कि पुलिस के अंदर एक महकमाना इस तरह के एग्जामिनेशन होनी चाहिए कि आपको पता चल सके कि आपके पुलिस ऑफिसर जो है वो उनकी कारकर्दगी क्या चल रही है। तो अली साही ने आज जो खबर दी है तो मैं तो बड़ा परेशान हुआ कि तफ्तीशी ऑफिसर जो हैं
उनकी कारकर्दगी ये है कि लाहौर के अंदर सिर्फ चंद लोग जो हैं वो इम्तिहान पास कर सके। अब इसमें पंजाब की और जो डिटेल उन्होंने शेयर की कि 14,000 से ज़्यादा। अच्छा अली, हम उससे पहले कि हम जाएं कि क्या इनकी कारकर्दगी रही है, एक तफ्तीशी ऑफिसर का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है, इस पर थोड़ा सा मुझे बता दें। देखिए, तफ्तीशी ऑफिसर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी हैपनिंग होती है, कोई हादसा होता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन और वो भी सही तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन करना इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। और अगर जो आप इम्तिहान में अब देखें कि उनकी ग्रेडिंग के मार्क्स जो है वो नहीं ले सके, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो माजी में इन्वेस्टिगेशंस की गई हैं वो उनका क्या क्राइटेरिया होगा, उनका क्या किरदार होगा। और इसी इन्वेस्टिगेशन की वजह से जो एक कल्परेट्स होते हैं, मुलज़िम होता है, उनको सज़ा मिलनी होती है। और अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन है ना ठीक नहीं ना होगी, तो फिर अदालत भी उसको उस जुर्म की सज़ा जो है वो नहीं दे सकती उस मुलज़िम को। और इसी में अगर आपकी तफ्तीश ठीक नहीं होती, जो एक इंसाफ लेने वाला बंदा होता है उसको इंसाफ नहीं मिल पाता, तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो किसी भी सीन में जब कोई हादसा होता है, कोई वाक़या होता है, तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस खबर में आज ये पोल खुल चुका है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन जो पंजाब पुलिस की है वो इंतहाई नाकस है और इस पर इनको बारहा तवज्जो देनी होगी। मेंशन किए गए हैं, मुझे लगा कि मैं गलत पढ़ रही हूँ। 14,700 से ज़ायद अफसरान ने इस इम्तिहान में हिस्सा लिया और सिर्फ 14 तफ्तीशी ऑफिसर ही मास्टर कैटेगरी हासिल कर सके हैं। अब बस इससे अंदाज़ा आप लगा लें कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का क्या हाल होगा। इस पर जो ऑफिसर्स हैं पुलिस के, उनको इंतहाई संजीदगी से इसके ऊपर सोचना होगा कि आपका इन्वेस्टिगेशन जो है डिपार्टमेंट, उसके ऊपर तवज्जो देनी होगी। इन्वेस्टिगेशन आना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप किसी भी एक मुद्दे के ऊपर नहीं पहुंच सकते। अगर आपने किसी को इंसाफ दिलवाना है और अगर किसी को सज़ा दिलवानी है, तो आपकी इन्वेस्टिगेशन का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है। और इसी को आपने मद्देनज़र रखते हुए आपने मुस्तकबिल में भी जो इस तरह के क्राइम लोग करते हैं, उनके लिए भी एक सबक होता है कि यार ये पंजाब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें हम कभी भी उनको कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा जाता कि इम्तिहान लिया जाए या कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएं या कुछ आप ऐसी प्रैक्टिस करा के देखें कि अफसरान की कम से कम ज़हनी काबिलियत का अंदाज़ा आपको हो सके। देखिए, पहला मरला तो होता है आपने कंपटीशन का एक जो इम्तिहान है वो दे के आपने पास करना होता है। उसके बाद पुलिस की ट्रेनिंग होती है, बाकायदा उनके स्कूल्स बने हुए हैं और उन स्कूल्स के अंदर इनकी ट्रेनिंग इस तरह से होनी चाहिए कि उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जो ख़ास तौर पर ऑपरेशन के अलावा इन्वेस्टिगेशन विंग में अगर कोई पुलिस ऑफिसर जाना चाहता है, तो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। और इसमें एक ये भी मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट की भी हमेशा जो है वो नहली ये देखने में आती कि ना इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ना तवज्जो नहीं दी जाती। गवर्नमेंट की तरफ से भी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर तवज्जो दे। उनके लिए एक बजट नहीं है कि हम उस तरह उस लेवल की इन्वेस्टिगेशन। देखिए, पुलिस की तरफ से हमेशा बारहा जो एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात, ऑब्जर्वेशन उनकी तरफ से आती रही है ना, वो इसी हवाले से है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा तवज्जो नहीं दी जाती। इन्वेस्टिगेशन बजट तो इनके लिए अच्छा खासा रखा पुलिस का बजट ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात की, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर एक आपने बजट खर्च करना होता है, वो बजट जो है वो ये खर्च नहीं कर पाते। बहुत ज़्यादा देखा है इन्वेस्टिगेशन के पास तो ना पुलिस के पास गाड़ियाँ नहीं होती, उनके पास किसी जगह पे इन्वेस्टिगेशन जाने के लिए पैसे नहीं होते, तो वो पुलिस से इन्वेस्टिगेशन उस पर क्या करेगी। तो आपको इन्वेस्टिगेशन के ऊपर उनकी एक थ्योरिकली भी उनकी आपने एक प्रैक्टिस उनकी करवानी है, उनके ऊपर तवज्जो देनी है और प्रैक्टिकली भी जो उनको अमल दरामद करवाने में मुश्किलात हैं उनको दूर करना होगा। बजट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर पर बजट होना इसलिए ज़रूरी है कि जब अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लें कि बहुत ज़्यादा केसेस हमने देखे इन्वेस्टिगेशन के पास आना पैसे नहीं होते किसी जगह पे जाने के लिए, बहुत ज़्यादा केसेस इस तरह के आए हैं और वो जो जिसने इंसाफ लेना है, जिसको मदद चाहिए, उससे बाज़ वो पैसे लेकर उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर आपने पुलिस का निज़ाम बेहतर करना है, जिसके आपने वादे किए थे, वो वादा तो आप नहीं पूरा कर पाए, लेकिन खुदारा अब इन्होंने कहा कि 1 माह का जो कोर्स है वो कराया जाएगा और खुसूसी तरबियत दी जाएगी। डू यू थिंक कि 1 माह का कोर्स जो है काफ़ी होगा इनके लिए? हर रोज़ गुजरते दिन के साथ जिद्दत आ रही है, आपको नई नई चीज़ें सामने आती हैं, नए नए एक्सपीरियंस होते हैं। 1 माह के कोर्स से मुझे बता दें क्या हो जाएगा? देखिए, ये तो आपके डिपेंड करता है कि आपके उसके 1 माह के कोर्स की ट्रेनिंग के अंदर उसका क्राइटेरिया क्या होगा। अगर आप समझते हैं कि आप उस 1 माह के अंदर आप ये ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, आप ट्रेनिंग करवाएं, इसके ऊपर तवज्जो ज़रूर दें। ट्रेनिंग हो जाती है और काफ़ी अच्छे लेवल पे ट्रेनिंग होती है, उसके बाद अगर आप इन चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे, कोई फॉलोअप नहीं लेंगे, इन अफसरान की कारकर्दगी कोई जांचने वाला नहीं होगा,
इसके लिए कोई ऐसा असूल या तरीका नहीं रख, फिर मुझे बता दें ये कोर्स भी मेरे ख्याल से फारिग हो। देखिए आप 1 माह की ट्रेनिंग करा दें। हाँ। और मैं जो कह रहा हूँ कि इनको बजट दे दें, क्योंकि इनका बजट बहुत कम है। पुलिस ऑफिसर को देखा हमने कि वो हमेशा ये तहफ़्फ़ुज़ात देते हैं कि बजट हमें हमारा बढ़ाया जाए इन्वेस्टिगेशन का, ऑपरेशन के अलावा। तो उसके बाद देखिएगा कुछ ना कुछ रिजल्ट। और इसके बाद है कि नेक नीयत के साथ, नेक नीयत के साथ आप काम करें, आप इन्वेस्टिगेशन करें। अभी चंद दिन पहले एक BBC की स्टोरी थी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की लाहौर के अंदर। वो पुराने तरीके से जो उसने इन्वेस्टिगेशन की तो इस वजह से उसके ऊपर BBC ने स्टोरी की और बहुत ज़्यादा उसने एक जो काम किया हुआ था, बड़ी खुशी हुई कि पुराने तरीकों से उसने इन्वेस्टिगेशन करके एक मुजरिम तक वो बंदा पहुंचा। और आज जदीद दौर है। हाँ, बिल्कुल। आपके पास बहुत ज़्यादा सहूलियात भी हैं, इतनी सारी हैं कि आप एक जगह में बैठे हुए मतलब कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं। ट्रेस करना आपके लिए आसान हो जाता है, ट्रेस करना आपके लिए आसान हो जाता है। पुलिस ने अब ये नहीं कहते कि हर दफ़ा ही कोई इन्वेस्टिगेशन में नाकाम होते हैं, बहुत ज़्यादा केसेस हैं। पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा अच्छी की भी गई है वहाँ पर, क्योंकि ऑफिसर जो हैं वो नेक नीयत के साथ काम करते हैं तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट भी करती है। बाज़ ऐसे केसेस होते हैं जो कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर पाती उनको। जो हाई लेवल के केसेस होते हैं जिसको मीडिया बहुत ज़्यादा उछालता है तो वो हाईलाइट होते हैं तो गवर्नमेंट उनके पीछे पड़ जाती है, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बजट खर्च किया जाता है। जो आम केसेस होते हैं ना, रोज़मर्रा के केसेस, उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। उनके ऊपर तवज्जो दें, आम बंदे को घर पे इंसाफ मिले ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद वो अदालत से उससे इंसाफ मिल सके। जाए। लेकिन ये बात लम्हा फिक्रिया है कि 14,700 से ज़ायद अफसरान में से सिर्फ और सिर्फ 14, मेरे ख्याल से फिर और 2, 3, 4 महीने गुजरते ये 14 कभी आपको इनकी भी दिमागी सलाहियत उनकी तरह की हो जानी थी और इनको भी कुछ समझ नहीं आना था। फिलहाल हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अगली खबर हमने डिस्कस करनी है जी, नर्सेस की तरक्कियां खटाई में पड़ गई, क्यों, कौन इसका जिम्मेदार है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। जनरल अस्पताल से हमारे पास खबर है जी, नर्सेज जो कि वहाँ पे काम करती हैं उनका रिकॉर्ड गायब हो गया है। रिकॉर्ड गायब होने से नुकसान ये होगा कि इनकी तरक्कियाँ नहीं हो पाएंगी, और अगर तरक्कियाँ नहीं होंगी तो कुछ दिनों में आपको ये पता चलेगा कि नर्सेज एहतजाज कर रही हैं और मरीज बेचारे परेशान हैं। जी अली, देखिए फिर हम कहते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर हम रिफॉर्म्स लेके आना चाहते हैं। आप इस तरह की रिफॉर्म्स लेकर आएंगे कि आपके पास 2005 से उनका रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम है, अब तो ऑनलाइन सिस्टम है, रिकॉर्ड उन्होंने गायब किया हुआ है कि फाइलों वाला दौर ही गया ना हो सके। अब ये कहाँ का निज़ाम है। अब इस पे अब देखें, जब इनकी प्रमोशन नहीं होगी ना, किसी भी जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है ना, वहाँ पर प्रमोशन के लिए प्रमोशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हर बंदे को नेक्स्ट ग्रेड में जाना होता है, उसकी सैलरी, उसकी वेजेस बढ़ती हैं, उसके अलाउंसेस बढ़ते हैं। तो जब आप ये चीज़ रोक लेंगे, उसकी अपग्रेडेशन नहीं होगी, अगले ग्रेड में तरक्की नहीं होगी, तो क्या वो काम करेगा अपनी पुरानी पोस्ट के ऊपर। फिर आपको इसी तरह की शिकायत आ रही है जो कि आपके हॉस्पिटल्स के अंदर अब तक आ रही हैं। वो प्रोटेस्ट के लिए निकलेंगे, ज़लील ख्वार कौन होगा? मरीज होंगे, उनके लायकीन होंगे, उनको जो ट्रीटमेंट मतलब है एक आदमी वो नहीं नर्स भी किया अगर जाएगा। ड्यूटी पे ना पहुंचे तो कितना सिस्टम आपका देखिए ज़्यादा लुक आफ्टर तो नर्सेज ने करना होता है ना, अगर नर्सेज के ऊपर आप तवज्जो नहीं देंगे, ड्यूटी टाइम पे आते हैं, वो तो उन्होंने चेक करके निकल जाना, उसके बाद तो ज़्यादा इन लोगों ने लुक आफ्टर करना होता था। लेकिन आप उसके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे तो फिर यही सूरत हाल होगी कि वो लोग सड़कों पर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे। जाहिद साहब ने मेंशन किया है कि जी तकर्रियों में मुबैना बेज़ाब्तियों को छुपाने के लिए गायब ये रिकॉर्ड किया गया है। देखिए अब ये भी एक अहम सवाल है कि इसमें भर्तियाँ ऐसी क्यों जो है वो तकर्रियाँ की गई गवर्नमेंट की तरफ से या हॉस्पिटल इंतज़ामिया की तरफ से। तो इस पर जो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है उसको सोचना चाहिए और अपना एक ऑनलाइन सिस्टम जो है, हालांकि मौजूद भी है इनके पास, इसमें ये नहीं कि इनके पास मौजूद नहीं है। और सिस्टम को अगर वो स्लो है तो उसको अपग्रेड आप ख़ास तौर पर अपग्रेड आप कर लें तो उसमें ये सिस्टम आपका जो है वो बेहतर हो सकता है। लेकिन रिकॉर्ड छुपाना कि अगले बंदे को ग्रेड में तरक्की ना मिले, ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। 2005 से अस्पताल में काम करने वाली नर्सेज हैं, इनका सर्विस रिकॉर्ड जो है वो नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से आगे उनकी तरक्की। अब अंदाज़ा करें 2005 से जो बेचारा काम कर रहा है उसको अगर आगे प्रमोट ही नहीं किया जाएगा, उसका दिल करेगा काम करने? बिल्कुल नहीं करेगा ना। प्रमोशन मैं आपको पहले मेंशन किया कि प्रमोशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो प्रमोशन नहीं होगी तो फिर वो काम किस तरीके से करेंगे? फिर वो आएंगे, एक दो मरीजों को देख के चले जाएंगे। बाज़ का देखा है हॉस्पिटल के अंदर दिनों में एहतजाज की खबर भी आ जाएगी ये लोग अब इस खबर के बाद ही लोग निकल पड़ेंगे सड़कों के ऊपर कि उनका रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा। तो वो उनकी जो सर्विस उन्होंने की हुई है वो सर्विस तो सारी उनकी ज़ाया हो जाएगी। अब इस पे हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसा कोई ऑर्डिनेंस ला कर इनको दोबारा अगले ग्रेड में जो है वो तरक्की दे दे
अगर ये इनको अगले ग्रेड में तरक्की ना दी तो ये तो हुकूमत के गले पड़ जाएंगे। अगर ये मामला खुलता है ये तो कोर्ट में चले जाएंगे, अदालत में चले जाएंगे, फिर महकमा इनका क्या जवाब देगा? बिल्कुल ऐसे ही इनको चाहिए कि इस तरह का कोई ऑर्डिनेंस लेकर इनको फौरी तौर पर अगले ग्रेड में प्रमोशन जो है वो और जो बेज़ाब्तियां निकलेंगी, जो बीच में हेर फेर की गई है, उसकी पकड़ भी तो हो जाएगी। उसकी पकड़, बिल्कुल उसकी पकड़ तो होनी चाहिए। आप इस तरह करेंगे, नर्सिंग का टेस्ट वगैरह ले लें, नर्सिंग का टेस्ट जो पास करे उसको दोबारा रख लें, जो ना करे तो वो उसको ना रखें, लेकिन उसके बाद फिर भी एहतजाज होगा। उन्होंने कहना कि जनाब हम तो मेरिट पे आए थे, तो आप अपना रिकॉर्ड लेकर आए, तो इनके पास भी सॉलिड रीज़न है। तो इसमें महकमे की भी गलती है और हॉस्पिटल की इंतज़ामिया की भी गलती है कि उन्होंने इस तरह का मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाया। पहले आप जाली भर्तियाँ करते, जाली भर्तियाँ करने के बाद आप अपना रिकॉर्ड गायब कर देते हैं। उसके बाद जो हकीकत में जो लोग मेरिट पर आए होते हैं, नुकसान तो उनका हो रहा है कि उनकी अपग्रेडेशन जो है, उनकी प्रमोशन नहीं हो रही है। उनको प्रमोशन तो मिलनी चाहिए, लेकिन जो 2 नंबर तरीके से आए हैं, उन्होंने हेराफेरी की है, वो स्कूल से बैठे हुए, उनको पता है हमें तो जॉब मिल रही है। लेकिन इस पर एक सिंसियर जो है वो इनको गवर्नमेंट को सिंसियर होना पड़ेगा, तवज्जो देनी होगी। मसाइल कहाँ नहीं अली, मुझे सिर्फ ये बता दें, आपके यंग डॉक्टर्स हैं, उनके मसाइल नहीं ख़त्म हो रहे, वो आए दिन एहतजाज करते रहते हैं, आए दिन उनके मुतालिबात सामने आते रहते हैं। नर्सेज हैं तो उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। ये पूरा का पूरा आपका हेल्थ सिस्टम जो है, कोविड अब बहुत हद तक कंट्रोल, अल्लाह का शुक्र है, बल्कि ऑलमोस्ट कंट्रोल हो चुका है, उसके बाद भी आपका पूरा सिस्टम जो है पूरी तरह से कोलैप्स करके है। देखिए, हमें उम्मीद थी कि हमारी जो मिनिस्टर साहिबा हैं वो डॉक्टर हैं, तो उम्मीद ये थी कि शायद वो अब हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत ज़्यादा सिस्टम को बेहतर कर लेंगे। डॉक्टर्स को, नर्सेज को और जितना भी पैरामेडिकल स्टाफ है, इनका सब की जो एक पुरानी माजी के अंदर उनके जो मुतालबात थे वो तस्लीम कर लिए जाएंगे और हॉस्पिटल के अंदर बहुत बड़ी रिफॉर्म्स बिल्कुल साथ होती थी और रिफॉर्म्स आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही मिनिस्टर जो हेल्थ हैं वो फिर इनके खिलाफ हुई, तो डॉक्टर यंग डॉक्टर्स के खिलाफ भी हुई। कुछ जगह पे डॉक्टर्स भी गलती करते हैं, उनको भी दूर होना चाहिए, उनको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए कि वो अपनी जो एक मुदाखलत है वो अस्पतालों के अंदर उनको बंद करनी चाहिए। तो अब मिनिस्टर साहबा को चाहिए कि वो वज़ीर आला पंजाब के साथ मिलकर इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, नर्सिस का काम इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, अगर ये नर्सिस सड़कों पर आ गई ना तो आपका जो जनरल हॉस्पिटल है ये बिल्कुल ब्लड प्रेशर, इंजेक्शन, ड्रिप, हर चीज़ पूरा काम नर्सेज का होता है। डॉक्टर अपनी ड्यूटी टाइम पे राउंड करते हैं और चले जाते हैं, और तमाम मरीज़ को पूरा दिन देखना किसने होता है? एक नर्स से देखना होता है। और अगर ये लोग इधर उधर हो गए तो मरीज़ बेचारों का कौन पुरसानी हाल है, ये तो कोई नहीं बता सकता। खैर, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी बात होगी, और ये सियासी सूरत हाल जो एक हलचल है, वो चाल सा है, उसमें मंसूबे कहाँ जा रहे हैं। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बहुत ही खूबसूरत तस्वीर लगती थी, वीडियो जो शेयर की जाती थी, अब वो मंसूबा मुझे लगता है कि आगे 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 पता नहीं कहाँ चला जाएगा। ब्रेक के बाद आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। खबर यह है कि सिविल सेक्रेटेरिएट में दफ्तरी अमूर जो हैं वो सुस्तरवी का शिकार है। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे जिस पर सबकी नज़रें थी और बहुत ही शानदार मंसूबा हमें नज़र आ रहा था, अब मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र इतनी वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हर कोई नज़र आ रहा है, और हमें परेशानी ही परेशानी, हर तरफ घबराने वाली सूरत हाल नज़र आ रही है। अब ये मनसूबा जात जिनकी अनाउंसमेंट कर दी गई है, इनका क्या होगा? GL, घबराने वाली बात क्यों किया आपने कि घबराने वाली सूरत है? नहीं, हम नहीं अब घबरा रहे। क्यों? अब घबरा कोई और रहा है। देखिए, सियासी सूरत हाल तो वाकई ही ऐसी है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर आप जब भी उनसे मिलने जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि यार मुल्क की हालात क्या चल रहे हैं। एक बेयकीनी सी जो है वो हर अफसर के पास है कि काम क्या करें, कैसे करें। और इवन के आपको मुख्तलिफ जगह पे कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं आना वो भी काम छोड़ चुके हैं, और ये गवर्नमेंट को बाकायदा शिकायत आना शुरू हो चुकी हैं। और इस पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी खासी तौर पर तवज्जो देने का कहा था PND बोर्ड में, जब उन्होंने एक मीटिंग ली थी कि जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम है वो ना छोड़ा जाए, फौरी तौर पर बजट जो है वो रिलीज़ करके उनको बाउंड किया जाए कि वो काम करना शुरू कर दें। क्योंकि जब इस तरह के मामलात होते हैं तो हर बंदा ये सोचता है कि यार मुस्तकबिल में क्या ये प्रोजेक्ट आगे चलेगा या नहीं चलेगा। हो सकता है अगर नई गवर्नमेंट आ रही है तो वो इस प्रोजेक्ट को बंद कर दें। अब ये एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मनसूबा है, अब इसको वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा इसकी अप्रूवल दे दी। जो PDWP होती है मीटिंग, उस पर मुलाकातों में मसरूफ है, वो तो अपनी अरकान असम्बली के साथ मुलाकातें कर रहे हैं और उनकी तरफ से बाकायदा
बयान भी जारी हो रहे हैं कि उनके साथ इत्तेहादी भी हैं और उनके जितने भी हुकूमती सूबाई अरकान असम्बली हैं वो उनके साथ हैं और उनको एतमाद हासिल है। अच्छा, वो आजकल सिर्फ इस तरह की मीटिंग्स कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमारे शो में और वो कह के गए थे कि ये मंसूबा आपको जल्दी मुकम्मल होता नजर आएगा, यहाँ तो ये हालात नजर आ रहे हैं। इतनी जल्दी मुकम्मल मंसूबा नहीं होगा। इसकी पहले अभी आपको PDWPC जो एक प्रोविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी होती है और PND बोर्ड इसको चेयर जो है वो करते हैं, तो इसमें मीटिंग में बाकायदा इसकी अप्रूवल होना लाजमी है और उसके बाद में भी ये इसको एक्निक में जो इस्लामाबाद में बाकायदा पर इसको भेजा जा सके, क्योंकि प्रोजेक्ट की मालियत बहुत ज़्यादा है। अब इसमें ना जो डिले आ रहा है, इस डिले की वजह से ये प्रोजेक्ट 61 बिलियन का नहीं रहेगा। ये बात आज आप लिख लें। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ जाएगी और बोझ किसके ऊपर होगा? अवाम के ऊपर होगा, आपके सूबाई ख़जाने के ऊपर होगा। और सूबाई ख़जाने पर बोझ बढ़ेगा तो आप जो अपनी महसूलात को जमा करने का हदफ होता है आप उसको बढ़ाते हैं और उसका बराह रास्त फिर ये होता है ना कि इस तरह के मंसूबे फिर आवाम के लिए फ़ायदे भी नहीं पहुँचाते। वो जब पहुँचाएँ वो तो बात की बात है, लेकिन वबाले जान बनते टेक्निकली खेला जाता है ना, टेक्निकली स्लो मूविंग करके इस प्रोजेक्ट के ऊपर खेला जाएगा और इसकी जो एक कॉस्ट है 61 बिलियन से वो बढ़ाई जाएगी। अब इस पे PND बोर्ड ने तो कल भी मीटिंग चेयर किया। उन्होंने सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का जो इजलास है वो तलब किया था, उसमें बेशतर आपका यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम उसका एक जो अमेंडमेंट PC1 था वो अप्रूव किया, तो इसको भी कर देते। इसको उन्होंने अप्रूव क्यों नहीं किया? तो इस पर क्यों सियासत जो है वो झाड़ रहे हैं? अब कहा यह जा रहा है जिस डिपार्टमेंट में जाए, कहते यार सियासी सूरत हाल इस तरह काम हर तरह पे बंद है। ये बात हकीकत है कि बहुत ज़्यादा समरी जो है वो पेंडिंग पे चल रही है, उसकी अप्रूवल जो है वो नहीं हो रही। और CM सेक्रेटरीट में भी हालात यही है कि हर बंदा अपनी पैकिंग में मसरूफ़ है। वो यही चाह रहा है कि अपना काम समेटे और यहाँ से निकलने की कोशिश करे, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। अच्छा, हालात बिगड़ चुके हैं। यहाँ पे मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन ये जो मार्च की तैयारी है 24 मार्च को नून लीग का लॉन्ग मार्च मरियम और हमजा की क़यादत में जाएगा। अली, इस पर एक कमेंट चाहिए आपका। ये मार्च, अब क्योंकि मार्च से पहले एक बात करनी बहुत ज़रूरी है। कल आपने इस्लामाबाद की सूरत हाल जो देखी है, तो ये सिचुएशन जो है वो ख़राब हो जाएगी। आप इसको अगर तो बेहतर तरीके से कंट्रोल हो सकता है तो कर ले, लेकिन जब ये मार्च वहाँ पे जाएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी वहाँ पे मौजूद होंगे, तो ये दंगे फसाद हो सकते हैं। लेकिन ये जो लॉन्ग मार्च है, इनके मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज जो है वो क़यादत करेंगे और बड़ी देर बाद इनकी क़यादत जो है वो देखने में नज़र आएगी कि ये लोग सड़कों पे निकलेंगे, आवाम को साथ लेके इस्लामाबाद का रुख जो है वो करेंगे। और उसके बाद देखना ये होगा कि अब कामयाब ये लॉन्ग मार्च होता है कि नहीं होता। लेकिन जो 90% खबरें आ रही हैं वो तो यही आ रही हैं कि 24 मार्च तक का आपको वेट करना होगा। और एक बड़ी फ़नी सी, आई एम सॉरी मुझे फ़नी कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, वक्त की मजबूरी है, शहबाज शरीफ ज़रूरी है। एहतसाब अदालत के बाद ये बैनर्स आवेज़ा किए। हाँ बिल्कुल, इससे पहले एक और सियासी शख्सियत के जो हैं वो भी बैनर हमें नज़र आए थे। हाँ। तो अब शहबाज शरीफ साहब के नज़र आना शुरू हो गए हैं। एक ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करेंगे आपको एक ब्रेक के बाद और कुछ बात होगी बढ़ती हुई महंगाई की। वेलकम बैक। खबर ये है कि लाहौर पार्किंग कंपनी ने पार्किंग फ़ीस बढ़ाने की तैयारी कर दी है। अलबत्ता पहले तो एक पार्किंग फ़ीस मुकर्रर ही नहीं है, और जब ये आपको कह दिया जाएगा कि आप बढ़ा लें, तैयारी की जा रही है, तो फिर खुली छुट्टी देने के मुतरादिफ हो जाएगा। जी अली, आपका मॉनिटरिंग सिस्टम ही नहीं है ना। मॉनिटरिंग सिस्टम हो तो फिर है ना 20 रुपये पार्किंग तो पहले ही ले रहे हैं। बिल्कुल। अब ये लाहौर पार्किंग कंपनी वाले किस तरह का प्लान जो है बना के भेज रहे हैं। अब इनको अगर रेवेन्यू जनरेशन करनी है तो उसका तरीकाकार कोई और ढूंढना होगा कि आपके शहर के मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर लोगों ने प्राइवेट जो माफिया है उन्होंने अपने पार्किंग स्टैंड बनाए हुए हैं, उनको ख़त्म करके उनको बाकायदा एक लीगल तरीके से उनको अथॉरिटी लेटर जारी करें, उससे अपना रेवेन्यू जनरेशन करें। ये नहीं कि आवाम की जेब से पैसा जो है वो निकाला जाए, डायरेक्ट इनकी जेबों में जाते हैं, इसलिए वो अपना रेवेन्यू जनरेशन करनी होती है। कंपनी है क्योंकि अपनी सैलरी जो है वो भी उन्होंने निकालनी है इसके अंदर। लेकिन इनका कई रोज़ से मेरे ख्याल 2-3 साल हो गए, इनका जो एक रेवेन्यू का प्लान था वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। अब इनको चाहिए कि अपने नए से नए जो पार्किंग स्टैंड है वो निकालें, उनको अथॉरिटी लेटर जारी करें और जो प्राइवेट माफिया उसको ख़त्म करें। अगर किसी प्राइवेट माफिया को अगर देना तो आप ऑक्शन करें। लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि प्राइवेट माफिया को ख़त्म किया जाए, क्योंकि वो तो पंजे गाड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हेडलाइंस जानिए आप, उसके बाद हाजिर होंगे। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं वेट रिडक्शन के मुख्तलिफ हमारे पास तरीके मौजूद होते हैं और आपके पास भरमार पड़ी है। अगर आप यूट्यूब देखें, सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, आपको सभी लोग गाइड करते नज़र आ रहे हैं आपने वेट कैसे कम करना है। कीटो से वेट कम बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन कुछ गलतियां साथ कर देते हैं। वो गलतियां क्या हैं और उसका नुकसान क्या होता है, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। सहर चावला हमारे साथ मौजूद है, खुशामदीद कहेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी? मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, आज आपने बतानी है कि गलतियाँ हम क्या करते हैं किसी भी किस्म की डाइट में। वैसे तो हम अक्सर ही वो जब ओवर होते हैं ना कॉन्शियस कि हमने अब जल्दी जल्दी वेट रिड्यूस करना है, तो कुछ गलतियाँ हम कर जाते हैं। आज कीटो में हम क्या क्या गलतियाँ करते हैं, प्रॉपर डाइट है क्या, ये उस पर बात करेंगे। जी सैर कहिए। बहुत अच्छा आपने टॉपिक सिलेक्ट किया कि हम गलतियां क्या करते हैं। इंटरनेट, गूगल, यूट्यूब भरी हुई है इस बात से कि कीटो में कितने परसेंट क्या कार्ब रखनी है, फैट रखनी है, प्रोटीन रखनी है। मैं उस पर बात नहीं करने वाली हूँ। मैं आपको बताने लगी हूँ कि हेल्दी वर्जन ऑफ कीटो क्या है और वो कैसे करना चाहिए और वो कब तक करना चाहिए और आप उसमें गलतियाँ क्या करें। क्यों कीटो के साथ आपका वजन कम नहीं हो पा रहा, अगर वजन कम हो पा रहा है तो क्यों जब आप अपनी बनाई नॉर्मल रूटीन पर आ रहे हैं तो दोबारा आप उसको पुट ऑन करें। क्यों आप कीटो करते फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और आप उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 1, मेरी वर्जन ऑफ कीटो में आपको कार्बोहाइड्रेट्स जो है 20 to 50 ग्राम्स तक आप कार्बोहाइड्रेट्स लें एंड डू नॉट काउंट द कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम योर वेजिटेबल। ये जो कीटो फ्लू है यानी ये जो इरिटेबिलिटी है, फटीग है, वो आपको मिनरल डिप्लीशन शुरू में इलेक्ट्रोलाइट की कमी की वजह से महसूस होती है। अगर आप 6 to 7 कप्स ऑफ वेजिटेबल लेंगे अपने दिन में तो आपको पोटेशियम, मैग्नीशियम की कमी नहीं होगी। अगर आप हाइड्रेटेड रहेंगे, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स का ख्याल रखेंगे, जो अपने कार्ब्स कीटो में ले रहे हैं उसमें प्लीज वेजिटेबल के कार्ब्स, अपना डाइजेस्टेबल इनडाइजेस्टेबल फाइबर इंक्लूड ना करें। आपका डाइजेस्टेबल इनडाइजेस्टेबल फाइबर 6 से 7 कप्स ऑफ सब्जियां आपकी बॉडी में जाएंगी तो वो ब्लड शुगर को रेगुलेट करेंगी और यही फाइबर जो है आपका इंसुलिन हाई नहीं होने देगा। सबसे पहले मैं बता दूं नाज़रीन को कि कीटो आप कर क्यों रहे हैं। क्या आपको पता है आप कीटो क्यों कर रहे हैं? आप कीटो अपने इंसुलिन को टेम करने के लिए कर रहे हैं, इंसुलिन के लेवल्स को नीचे लाने के लिए कर रहे हैं। अगर आप अपने इंसुलिन के लेवल्स नीचे नहीं ला पा रहे हैं तो कोई फायदा ही नहीं आपको कीटो करने का। थोड़ी देर अगर आप कर भी लें, और ये कैलोरीज की गेम नहीं होती, ये गेम होती है नंबर ऑफ मील स्किप करने की और अपना कार्बोहाइड्रेट कंटेंट स्किप करने की। प्लीज लेट गो ऑफ दिस फीलिंग दैट यू नीड टू बी फुल ऑल द टाइम। हमारे यहाँ पे पता क्या होता है ना, मैं सही कह रही हूँ ना कि अगर हर वक्त पेट नहीं भरा हुआ तो इसका मतलब है मुझे खा लेना चाहिए। भूख की फीलिंग को अपने अंदर किक इन तो होने दें। अपनी नंबर ऑफ मील, अपने गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लक्स को जरूरत से ज्यादा इरिटेट मत करें। अपनी नंबर ऑफ मील्स जो है उसको 2 या 3 रखें और जो वेजिटेबल्स मैंने कहे हैं कोशिश करें उसको अपने दिन के फैट या प्रोटीन वाले पोर्शन से पहले लें। खाने में सबसे ज्यादा कंटेंट गुड फैट का रखें। उसका ये मतलब नहीं है कि आधी प्लेट में चर्बी भरी होगी। फैट जो है इट इज मोर कैलोरीज पर वॉल्यूम, यानी इतने से भी फैट में ज्यादा कैलोरी होती है एज कम्पेयर टू ज्यादा अमाउंट ऑफ। अगर मैं 2 टेबलस्पून ऑफ बटर की बात करूं, 2-3 भरे कप सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स में भी, ग्रीन लीफी में भी, तो भी वो सब्जियों पे मात ले जाएगा। सब्जियों में 80-90 कैलोरी होगी और फैट में आपके पास तकरीबन 200 कैलोरी होगी सिर्फ 2 टेबलस्पून बटर में। बट इट इज़ द गुड फैट। एक और चीज़ आप मुझसे अपनी एक फ्रेंड का डिस्कस कर रही थी जो नाश्ते में खाली अंडे की जर्दी और चीज़ ले रही हैं। अल्लाह ताला ने क्या जर्दी और सफ़ेदी को अलग बनाया? नहीं बनाया। आप उसको क्यों अलग कर रहे हैं? ठीक है, जर्दी उसमें फैट है और जो सफ़ेदी है उसमें प्रोटीन है। अगर आप नोट करें मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन्स इन नेचर दे कम इन कॉम्बिनेशन विद फैट। नट्स की बात कर लें, चीज़ की बात कर लें, आप एग्स की बात कर लें, जब आप फैट को प्रोटीन से अलग करेंगे तो वो आपके ब्लड को इंसुलिन स्पाइक देगा। जितनी बार ब्लड को इंसुलिन स्पाइक मिलेगी, फैट इंसुलिन स्पाइक को कंट्रोल करती है, जितनी बार इंसुलिन स्पाइक मिलेगी वही प्रॉब्लम होगा आपके साथ। इंसुलिन नीचे ही नहीं जाएगी, आप उतना वेट ही नहीं लूज कर पाएंगे। आपको कीटो के वेट लॉस के साथ दूसरे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे ही नहीं। लीन मीट, ये बड़ा फैंसी कॉन्सेप्ट है ना कि लीन मीट ज्यादा कंज्यूम करो। मीट को जब आप कीटो में कंज्यूम करें आप फैट के साथ कंज्यूम करें, लेकिन जो आपकी सर्विंग है वो 3 to 8 आउंस पर मील होनी चाहिए। आप इसको यूं अंदाजा लगा लें कि योर पाम ऑफ हैंड, इतनी हर एक का जो पाम ऑफ हैंड है इतनी सर्विंग आपकी प्रोटीन की हर मील के साथ आपके पास होनी चाहिए। और शुरू में अपने कीटो, क्योंकि ये मेटाबॉलिक एडेप्टेशन हो रही होती है, बॉडी स्विच हो रही होती है कार्बोहाइड्रेट्स बर्न करने से फैट बर्न करने की तरफ, तो आपको फटीग फील होता है। अपने खाने में बी वाइटामिन्स का जो है वो इस्तेमाल जो है ज़रूर रखें। वो आप कहाँ से लेंगे? वो आप सब्जियों से लेंगे बी वाइटामिन्स। इसके अलावा न्यूट्रिशनल यीस्ट जो होता है उस पर मैंने अपने चैनल पर भी एक वीडियो की थी। न्यूट्रिशनल यीस्ट आपके पास बी वाइटामिन्स का लोडेड सोर्स है। जो भी नाश्ता ले रहे हैं इसका ना चीज़ी नटी फ्लेवर होता है। आप उसके 2 टेबलस्पून जो है वो उसमें शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ प्लीज़ इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें कि आपने एक्टिव भी रहना है, आपने फिजिकली हेल्दी भी रहना है।
ठीक है, जो वेट लॉस की अगर हम बात करें, मैं बॉडी टोन करने की बात नहीं करी, 15% आपके पास एक्सरसाइज का कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता वेट लॉस में, लेकिन आपने फिजिकली मोबाइल रहना है, आपकी लिम्फेटिक्स, आपकी सर्कुलेशन, दिस थिंग शुड कीप ऑन फ्लोइंग। एंड एक और गलती जो लोग बहुत ज़्यादा आपके पास करते हैं, दे स्टार्ट कंज्यूमिंग डेली मीट्स, ये जो आप स्टेक्स वगैरह एंड ऑल ऑफ दैट, लेट मी टेल यू, डेली मीट्स में हिडन डेक्सट्रोज होता है। डेक्सट्रोज इज द शुगर, इज द कार्बोहाइड्रेट दैट यू डू नॉट वांट टू टेक। व्हाई आर यू टेकिंग दैट कार्बोहाइड्रेट? अच्छा, एक गलती लोग करते हैं टू लिटिल फैट लेने की शुरू में। लेट मी टेल यू, फैट आपके पास खाने को फ्लेवर तो देता ही है, आपके पास हंगर को भी कंट्रोल करता है, एपेटाइट भी सप्रेस करता है। अगर आप मुनासिब अमाउंट ऑफ फैट अपनी हर मील में नहीं रखेंगे कीटो में, यू विल फील हंग्री ऑल द टाइम, एंड व्हेन यू विल फील हंग्री ऑल द टाइम, आपके नंबर ऑफ मील्स इंक्रीज हो जाएंगे। अगेन, जितनी बार आप खाएंगे आप इंसुलिन को स्पाइक देंगे, आपका मकसद फौत हो जाएगा। शुरू में जब आप अपना फैट अमाउंट एम्पल रखेंगे, आपकी जो फैट अडेप्टेशन है अच्छी हो जाएगी, उसके बाद हंगर भी सप्रेस होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मुझे बताएं, इसमें पानी का इस्तेमाल और अगर आप जूसेस वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस बताइए। अच्छा, फ्रूट जूस तो आप लेंगे तो कीटो फौत हो गई। कीटो क्या, फ्रूट जूस के अगेंस्ट तो आपको पता है ना, मैं वैसे ही बात करती हूँ, ठीक है। वो तो आपके पास शुगर फ्रुक्टोज कंटेंट इतना ज्यादा हो जाएगा। वेजिटेबल जूसिंग भी, वेजिटेबल जूसिंग से ज्यादा ना वेजिटेबल स्मूदीज को मैं आपके पास रिकमेंड करती हूँ, जिसको आप ब्लेंडर में ब्लेंड करते हैं। जूसिंग में आप सारा फाइबर निकाल लेते हैं, ब्लेंडर में फिर भी आपके पास फाइबर रिटेन होता है, लेकिन ब्लेंडर में भी ये होता है क्योंकि ये होमोजेनाइज कर देता है कॉन्टेंट्स को, यानी सब सेल्स को एक साइज का कर देता है। तो जो आपके पास वेजिटेबल का पोर्शन बड़ी आंत में जाके डाइजेस्ट होना चाहिए था, वो छोटी में भी उसकी डाइजेशन शुरू हो सकती है, तो ये थोड़ी सी ब्लोटिंग कॉज कर सकता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग कर रहे हैं अपने वेजिटेबल जूसेस की, बहुत ज़्यादा ब्लेंड कर रहे हैं उसको, और अगर आपको ब्लोटिंग हो रही है तो वो ब्लोटिंग कीटो की वजह से नहीं हो रही है, वो आपको इस ब्लेंडिंग की वजह से हो रही है। आई वुड रिकमेंड कि आप 6 to 7 कप्स ऑफ वेजिटेबल्स वैसे ही कंज्यूम करें, और आप उसको उसमें 2-7 फैट को ज़रूर इस्तेमाल करें। उसकी रीज़न आपके पास है कि जो वेजिटेबल्स में फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, A, D, E और K, खास करके जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में A और K बहुत ज़्यादा होता है, ये आपके पास फैट के साथ जल्दी जिस्म में एब्जॉर्ब होता है। और पानी तो आपने बहुत ज़्यादा पीना ही है। वेजिटेबल्स क्यों कीटो में नहीं छोड़, ये जो लोग कहते हैं ना मैंने कीटो की, मेरे बाल गिरने शुरू हो गए, आपने गलत कीटो की तो आपके बाल गिरने शुरू हो गए। मैं बेसिकली कीटो के अगेंस्ट नहीं, मैं गलत कीटो के अगेंस्ट बोलती हूँ। अगर आप मिनरल्स, वेजिटेबल्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम ये सब अपनी डाइट में लेंगे, क्या आपके बाल गिरेंगे? ये जो वेजिटेबल्स हैं ये आपकी बॉडी से एक्सेसिव फैट को फ्लश आउट करने में हेल्प करते हैं। अगर आप वेजिटेबल्स नहीं लेंगी या नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी से एक्सेसिव फैट जो है वो फ्लश आउट नहीं होगा। सो एंड लेट गो ऑफ ऑल दीज ब्रेड, पास्ता, सीरियल्स, क्रैकर्स। अपने क्लाइंट्स को जब अक्सर कहते हैं कि नहीं फल का क्या, वो तो हम जितना मर्जी खाएं, यू कांट डू दैट। फ्रूट जो है, फ्रूट शुगर, दैट इज फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज आपके पास जिस्म में हर सेल में मेटाबोलाइज नहीं होता, सिर्फ लिवर में होता है। लिवर में अगर फ्रुक्टोज का लोड ना बढ़ेगा तो लिवर फैटी लिवर की तरफ कन्वर्ट होगा। हमने हर एंड एवरीवन वंस इन अ लाइफ शुड स्विच टू माई वर्जन, हेल्दी वर्जन ऑफ कीटो। उसकी रीज़न ये है कि आपके सेल्स अगर सारी ज़िंदगी शुगर बर्न करते रहेंगे तो वो मशीनरी इस तरह अडेप्ट हो जाती है कि उसमें एबिलिटी, उसको एक ही काम की आदत हो गई है ना, अब उसको आदत नहीं रहती फैट बर्न करने की। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ इंसुलिन को राइज देती है। आप होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट। लेट मी टेल दिस टू ऑल ऑफ यू, 80% ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट इंसुलिन रेजिस्टेंट। और इंसुलिन रेजिस्ट इसका मतलब आप प्री डायबिटिक है और आपके टेस्ट में भी डायग्नोज नहीं हो रहा। अक्सर मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैं कहती हूँ 10-15 साल तो आपको पता ही नहीं लगता आप प्री डायबिटिक है। इंसुलिन रेजिस्टेंट होने का मतलब नाजरीन ये है कि एक नॉर्मल बंदे से ज़्यादा आपके जिस्म में 5 to 7 टाइम्स इंसुलिन ज़्यादा है। हर अल्जाइमर्स डिजीज़ का अगर आप पेशेंट निकाल लें, अल्जाइमर्स कितना कॉमन है, एवरी वन ऑफ देम इज इंसुलिन रेजिस्टेंट। अगर आपको खाने के बाद बड़ी छोटी छोटी निशानियाँ, फिटीग हो रही है, आपको थकावट हो रही है, आपका सोने का दिल करे, इसका मतलब है शुरुआत हो चुकी है। अपने जिस्म को कार्ब से थोड़ी देर के लिए निजात दिलाएं और महीने में 10-12 दिन एवरीवन शुड डू दिस हेल्दी वर्जन ऑफ कीटो, ताकि जिस्म की जो सेल्स है, मेटाबॉलिक मशीनरी को फैट बर्न करने की आदत हो, वरना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने बहुत जबरदस्त कीटो से रिजल्ट्स हैं वो गेन किए, उसके बाद वेट भी वैसे गेन। क्यों ऐसे होता है? ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं भी जानती हूँ। अना
पता है क्यों? क्योंकि हमारी नॉर्मल की डेफिनेशन गलत है। अक्सर सुनोगी कि लोग ये कहेंगे कि मैं उसके बाद अपनी नॉर्मल रूटीन पे ही जरा उनसे पूछना नॉर्मल रूटीन क्या थी। नॉर्मल रूटीन थी मेरी रात को पिज्जा, मेरी नहीं है जो एग्जाम्पल, रात को पिज्जा मंगवाना, रात को बर्गर खाना, बगैर सोचे समझे बिरयानी जो है, पुलाव जो है वो खाते, ये नॉर्मल नहीं है। ये काम आप जब भी करेंगे आपका वजन बढ़ेगा। एक तो उन्होंने कीटो उस तरीके से की होती है जिसमें बिल्कुल ही हाई 5 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से ऊपर आपने जाना ही नहीं है। ये तो मैं सपोर्ट ही नहीं करती, सब्जियां वगैरह भी नहीं ली होती हैं। उसके बाद जब वो आधी रोटी भी खाते हैं, ग्रेन भी खाते हैं, उनका वजन बढ़ जाता है। जब आप इस तरह की प्रैक्टिकल कीटो करेंगे और जब आपके नॉर्मल की डेफिनेशन खराब नहीं होगी, आपके नॉर्मल की डेफिनेशन वो होगी कि मगरिब के बाद खाना नहीं खाना है, इशा के बाद सो जाना है, सुबह नाश्ते से पहले वर्जिश करनी है, वॉक करनी है, पूरा दिन चलते फिरते रहना है और खाना सिर्फ तब है जब भूख लगती है, तो वजन नहीं बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है जी। आपने अपने वजन को खुद मैनेज करना। और सारे लोग ये गलतियाँ कर जाते हैं, इतना सारी मेहनत करके बाद में खुद ही उस पर पानी जो है वो फेर देते हैं। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो यहीं से हमने गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाने हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सहर चावला हमारे साथ मौजूद हैं और जो लोग कीटो करते हैं जी उनके लिए बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं। वेट एकदम से रिड्यूस होता है आपका 4-5 kg और आप खुश हो जाते हैं। उसके बाद आके वहाँ फुल स्टॉप लग जाता है। क्यों? अच्छा, जब वेट एकदम से रिड्यूस होता है वो आपकी बॉडी से वाटर लूज हो रहा होता है। बहुत अच्छी बात है। एक जो शुगर मॉलिक्यूल होता है ना, उसमें एबिलिटी होती है अपने साइज से 10 गुना ज़्यादा पानी रोकने की। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लोडिंग कर रहे होते हैं तो खुद सोच लें कि आपके जिस्म में कितना ज़रूरत से ज़्यादा पानी जो था वो आपने होल्ड किया हुआ था। तो वो पानी आपके पास लूज हो रहा होता है, वो वाटर लूज हो रहा होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कीटो के शुरू में आप नमकियात, इलेक्ट्रोलाइट्स का भी ख्याल रखें, क्योंकि जब पानी लूज होता है ना जिस्म से तो साथ आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी तो लूज होते हैं ना। तभी मैं कह रही थी कि इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, वेजिटेबल्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, चाय, इलेक्ट्रोलाइट वाटर्स दें ताकि आपको कीटो फ्लू वगैरह ना हो। अच्छा, जब वो वाटर लूज हो जाता है उसके बाद फैट बर्निंग की बारी आती है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। बी पेशेंट और अपनी जर्नी को प्रोग्रेस रखें। एक और चीज़ मैं अपने क्लाइंट्स को भी कहती हूँ, अब मॉडर्न क्राइटेरिया आपके पास वेट लॉस का इंचेस हैं। अगर आपकी वेस्ट श्रिंक कर रही है, आपके इंचेस कम हो रहे हैं, देन यू आर सक्सेसफुल। इसका मतलब है आप फैट बर्न कर रहे हैं। डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड, मायूस ना हो अपनी वेइंग मशीन को देखिए अगर वो स्टैटिक है। इसकी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। जब हमारे पास ये मेटाबॉलिक स्विचिंग होती है जिस्म में कि अब हम फैट बर्न करने की तरफ आ रहे हैं और अगर साथ आपकी अच्छी वर्कआउट रूटीन भी है, आप हेल्दी भी हैं, तो आपका जो फैट है वो मसल मास में कन्वर्ट होता है। अब क्योंकि जो मसल का वजन होता है ना वो फैट से ज्यादा होता है, तो जब आप वेइंग मशीन पे चढ़ते हैं आपका वजन कम नहीं हुआ होता, लेकिन क्योंकि आपने फैट बर्न किया होता है और वो मसल में कन्वर्ट हुआ होता है तो आपके इंचेस जो है वो कम हुए होते हैं, तो फायदा आपको हुआ होता है। इफ योर वेस्ट इज श्रिंकिंग, अगर आपके इंचेस कम हो रहे हैं, आपका एनर्जी लेवल जो है वो ऊपर है, आप पहले से अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन वेइंग मशीन पे इतना फर्क नहीं भी है, बट ये 3-4 इंच कम हो चुकी है पैंट्स, तो इट इज अ गुड न्यूज। बुरा ना फील करें, बल्कि एक्चुअली आप हेल्दी हो रहे हैं। वी वांट एक जवान बॉडी, एक यूथफुल बॉडी। तंदुरुस्त बॉडी की क्या निशानी है? मसल मास उसमें होना चाहिए, फैट नहीं होना चाहिए। उसी तरह जब आप कीटो, आई होप ये कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया, काफी लोगों की टेंशन कम हो गई होगी। हाँ बिल्कुल। उसी तरह जब आप ये हेल्दी कीटो या कोई भी हेल्दी डाइट छोड़ते हैं और एकदम अनहेल्दी रूटीन पे आते हैं, अगर आप एकदम कार्बोहाइड्रेट लोडिंग शुरू कर देंगे तो कार्बोहाइड्रेट आपके जिस्म में जाके लाइपोजेनेसिस लिवर में करेगा, फैट में कन्वर्ट होगा। अब आप मसल गेन नहीं कर रहे, अब आप फैट गेन कर रहे हैं। दिस इज अ बैड न्यूज, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और वैसे भी व्हेन एवर यू वेव ऑफ और टेपर ऑफ फ्रॉम एनीथिंग, किसी भी काइंड ऑफ डाइट, तो आप कैलोरीज पर वीक बढ़ाते हैं। आप आहिस्ता, अगर आपने कुछ क्रैश, कभी इंसान कर ही लेता है क्रैश, चलो हालांकि मैं क्रैश के अगेंस्ट हूँ नहीं, लेकिन कभी कोई फंक्शन आ रहा है, कुछ आ रहा है, कर ही लेता है, तो एक तरीका होता है कैलोरीज को बढ़ाने का। कैलोरीज पर वीक आप बढ़ाते हैं, आप अपनी डाइट मॉनिटर करते हैं, और अनहेल्दी खाना आप कभी भी अपनी जिंदगी में इंक्लूड करना अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे ही जहाँ पे वो करेंगे उसका फिर आपको पता भी चल जाता है रिजल्ट क्या निकल रहा है। वो चीट डे एक हमेशा हर डाइट रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। अच्छा, कीटो में यू कैन नॉट अफोर्ड चीट डे बिकॉज आपकी बॉडी कीटो से बाहर किक आउट हो जाती है। लेकिन जो मेरी वर्जन ऑफ कीटो है, जिसको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग से मिला के कहते हैं, जिसमें हम सब्जियों का कार्बोहाइड्रेट भी काउंट नहीं करें, मैं अपने पेशेंट्स को 2 हफ्ते बाद चीट डे कराती हूँ, एंड माशाल्लाह ऑल ऑफ देम आर हैप्पी, ऑल ऑफ देम आर हैविंग रिजल्ट्स। तो आप प्रैक्टिकल कीटो करें, कंबाइंड विद इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, कैलोरीज पे नहीं, अपनी नंबर ऑफ मील्स पे फोकस करें, और उसमें चीट डेज भी रखें, और सब्जियां खाना ना छोड़ेंगे। कीटो में जो आप खाली स्टेक्स खा रहे हैं, और कीटो में आप खाली मक्खन और चीज, मक्खन इज एन एक्सेलेंट थिंग, चीज एन एक्सेलेंट थिंग, लेकिन आप सब्जियां नहीं खा रहे हैं, फिर आपको नुकसान होगा। हाँ जी, आपको उसका नुकसान होगा।
अच्छा जी, मीठा क्या बिल्कुल नहीं लेना, चीनी को बिल्कुल एलिमिनेट कर देना? चीनी तो मुझे तो याद भी नहीं मैंने लास्ट टाइम चीनी कब देखी थी। क्यों हमने चीनी को इतना नॉर्मल किया हुआ है? क्यों हमारे जहनों में ये डाला गया कि चीनी लेना इतना नॉर्मल है? क्यों हम गाजर का नेचुरल मीठा महसूस नहीं कर सकते? दूध का नेचुरल मीठा हमारी ज़बान को महसूस नहीं होता? क्यों हमें सब्जियों का असल मीठा जो है, क्यों हमें शकरकंदी का मीठा महसूस नहीं होता? क्योंकि हमारे टेस्ट बड्स को शुगर की स्टिमुलस की आदत हो गई है। मुझे तो उसका इवन के जायका भी बुरा लगना शुरू हो गया इतना ज़्यादा, क्योंकि पता लगे ना कि है क्या बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, कुछ लोग चीनी के ऑल्टरनेट पे चीजें इस्तेमाल करते हैं, ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर लेते हैं, शहद का इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर इसके साथ साथ आपके पास गुड़ होता है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं शक्कर के तौर पे। ये ऑल्टरनेट ठीक है, आपको तसल्ली रहती है? अच्छा, ये वाकई सिर्फ दिल की तसल्ली है। गुड इज ब्यूटीफुल, हमने एक बार उस पर सेगमेंट भी किया था। अगर आप कीटो की तरफ जा रहे हैं ना, तो कीटो में आपने सिर्फ शुगर अल्कोहल्स यूज करने हैं, एरिथ्रिटॉल वगैरह कीटो के दौरान, हेल्दी कीटो के दौरान। उसमें अगर आप ये हनी, गुड़, कोकोनट शुगर, डेट शुगर यूज करेंगे तो वो आपका कार्ब कंटेंट बढ़ाएगा। अदरवाइज मैं अपनी रूटीन में शहद भी इस्तेमाल करती हूँ, कभी मतलब इनमें से कोई एक चीज़ 1-2 टेबलस्पून तक, गुड़ भी इस्तेमाल करती हूँ स्मूदीज में, डेट शुगर भी। इफ़ यू आर नॉट डूइंग हेल्दी कीटो में सिर्फ शुगर अल्कोहल, इफ़ यू आर नॉट डूइंग हेल्दी कीटो, दिन में 1-2 टेबलस्पून आप शहद, ये सारी चीज़ें हेल्दी हैं। गुड़ इज़ एक्सट्रीमली हेल्दी बट इट इज़ वेरी कैलोरी डेंस, तो आपने 1-2 टेबलस्पून से ऊपर इस्तेमाल नहीं करना। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज हमेशा यही देना चाहूँगी कि नेचर के करीब रहें। आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़ाब्ता हयात खुद ही आपके सामने रख दिया हुआ है। हर चीज़ को जब मियाना रवि से इस्तेमाल करेंगे, सोए उठेंगे टाइम पर, खुद को एक्टिव रखेंगे, तो टेंशन ही नहीं होंगी लाइफ में। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। फिर आपको इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि नेचर के करीब रहना हमेशा आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करते हैं आपको इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम आपके साथ अपने सेगमेंट्स में ट्रेलर शेयर करते रहते हैं कि आपको मूवी कौन सी देखनी चाहिए। ईद की आमद है, अभी तो नहीं, अभी तो ऐसे काफ़ी टाइम है, अभी तो रमज़ान शुरू होने हैं, लेकिन उससे पहले क्योंकि तैयारियां की जाती हैं मूवीज़ बनाने की, उनको रिलीज़ करने की, और आपको हमने बताना होता है कि कौन सी मूवी आ रही है, कौन कौन सी उसमें कास्ट है, आपके फेवरेट जिनको आप देखना चाहते हैं किरदार किस रूप में नज़र आएंगे और मूवी में क्या होगा, सनसनी है या नहीं है, एक्शन है या नहीं है, ये हम आपको बताएंगे। ईद पर कौन कौन सी मूवीज़ आने वाली हैं जिनका आपको इंतज़ार होना चाहिए और रहेगा। मैं बिल्कुल नहीं बता रही, हमारे साथ ब्लॉगर मौजूद हैं, अजलान अली, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, पाकिस्तानी मूवीज़ काफ़ी मेरे ख्याल से गैप के बाद, कोविड की वजह से तो हालात हमारे सामने थे, अब मूवीज़ काफ़ी अच्छी आ रही हैं। कोविड की वजह से 2 साल तो तकरीबन सिनेमा बंद रहा। हाँ बिल्कुल। यहाँ ही नहीं, ओवरऑल इंटरनेशनली भी अगर देखा जाए तो अब उसके बाद से अब तक अगर मैं गलत नहीं तो 3 फिल्में आ चुकी हैं, बट वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। अब ईद से सबको उम्मीदें हैं और सब ने फिर ईद पे ही अपनी फिल्में लाइन अप कर दी हैं। तो ईद पर 4 फिल्में रिलीज़ हो रही हैं पाकिस्तान में। उनमें टॉपिक्स तो डिफरेंट हैं, बट एक चीज़ कॉमन है कि उसमें कॉमेडी का एलिमेंट है, बिकॉज ईद पे लोग पसंद करते हैं लाइट हार्टेड फिल्में पसंद। सो देयर इज़ वन मर्डर मिस्ट्री, लेकिन वो चूँकि यासिर नवाज़ की फिल्म है तो उसमें कॉमेडी का एलिमेंट है। सरप्राइजिंगली उसमें शुएब मलिक भी नज़र आएंगे उस फिल्म के अंदर। अच्छा। एक गेस्ट अपीयरेंस दे रहे हैं वो, बट इट्स अ मर्डर मिस्ट्री, लेकिन उसके अंदर कॉमेडी है। देन देयर इज़ अ सोशल एंड देन अगेन सोशल मैसेज है फिल्म के अंदर, लेकिन वो भी कॉमेडी है, सोशल कॉमेडी। देन देयर इज़ अ रोम कॉम। और तीसरी जो फिल्म है इट्स वेरी मच देसी क्राइम थ्रिलर, वो जो मसाला फिल्म्स होती हैं उस तरह की, उसमें कॉमेडी भी है, एक्शन भी है, थ्रिलर भी है। सो 4 डिफरेंट तरह की फिल्में नज़र आ रही हैं, इसमें डिफरेंट तरह के हमें। चलिए जी, आयशा करी, सबसे पहले हमें बता दें घबराना नहीं है, मूवी कैसी है और उसमें कौन कौन से हमें किरदार नजर आए? अच्छा, ट्रेलर को देख के तो लगता है कि बड़ी ये मसाला फिल्म होगी जिसमें सारे मसाले मिक्स किए होंगे, कॉमेडी है, म्यूज़िक उस किस्म का है, और उसमें सबा कमर है हु इज़ अ पावर हाउस ऑफ अ परफॉर्मर, एंड देन जाहिद अहमद, आई थिंक ये उनकी पहली फिल्म होगी। ये थिएटर से रेडियो से शुरू किया उन्होंने, देन थिएटर पे कायद आज़म का किरदार अदा किया, फिर टीवी पे बहुत अरसे से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अब एक फिल्म में नज़र आएंगे, इसमें वो पुलिस ऑफिसर के रोल में नज़र आएंगे। ट्रेलर से देख के तो यही लगता है कि वो थोड़ा रॉन्ग साइड ऑफ द सोसाइटी होता है, इस किस्म का पुलिस ऑफिसर होता है जो कि कुछ पावर हंग्री लोगों के साथ काम कर रहा होता है, फिर इवेंचुअली अपनी सोल सर्चिंग करता है, फिर ठीक साइड पे आने की कोशिश करता है। सो आई थिंक सबा कमर विल बी द पुल फैक्टर इन दैट। उसमें सुहेल अहमद भी हैं, एक कैरेक्टर रोल कर रहे हैं वो,
बट इट वुड बी एन इंटरेस्टिंग वॉच। अच्छा जी, रैम्बो भी है इस movie हाँ, में? रैम्बो भी इस फिल्म के अंदर है, मैं बिल्कुल बताना भूल गया। वो एक पुलिस ऑफिसर के साइड किक का किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि कॉमेडी फैक्टर उसके अंदर लेके आएंगे। अच्छा, सबा कमर की एक्टिंग पे मैं आपसे बात करना चाहूँगी। बहुत सारे लोग सबा कमर की एक्टिंग को पसंद करते हैं। टीवी के बाद आपको लगता है कि फिल्म में भी जब वो आएंगे तो उसी तरह से ही? इससे पहले वो एक फिल्म में मंटो में नूर जहां का किरदार अदा कर चुके हैं, तो वो एक बड़ा पावरफुल रोल था और उन्होंने बड़े पावरफुल तरीके से किया। उनका ऐसा है कि वो जो एक सोशल मीडिया की टर्म होती है अंडरस्टैंड द असाइनमेंट, जो मुझे याद आ रहा है कि एक ही फिल्म मुझे याद आ रहा है उन्होंने जो मंटो के अलावा वो की थी कराची से आगे, लाहौर से आगे। हाँ। वो एक कॉमेडी फिल्म थी, एक डिफरेंट तरह की फिल्म थी, लेकिन उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो हीरो की परफॉर्मेंस को ओवरशैडो कर रही थी। और इसमें चूँकि इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि उनके साथ जाहिद अहमद भी हैं, जो कि हिमसेल्फ, चूँकि वो थिएटर का तजर्बा है और थिएटर में उन्होंने कायद-ए-आज़म का रोल अदा किया था एक प्ले के अंदर। अपनी आवाज़ उनकी बहुत अच्छी है, सो वो हिमसेल्फ इज़ अ वेरी पावरफुल एक्टर, तो वो एक बड़ा मज़ेदार हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। देखने में नजर आएगी जी। अच्छा जी, चक्कर मूवी किसको चक्कर दे रही है? चक्कर मूवी इज़ अ मर्डर मिस्ट्री, सो वो उसके इर्द गिर्द घूमती है कि ये क्या चक्कर है। उसमें यासिर नवाज़ की डायरेक्टेड है, उनकी मिसेस ने उसको को प्रोड्यूस किया है साथ में, निदा यासिर ने, और उसमें यासिर नवाज़ भी हमें नज़र आएंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि उस फिल्म में शुएब मलिक भी नज़र आएंगे हमें एज ए कैमियो रोल। फिल्म में अहसन खान है, जावेद शेख हैं और नीलम मुनीर उसमें डबल रोल कर रही हैं। अच्छा। सो ये एक चक्कर है कि उस डबल रोल में से किसी एक का मर्डर हो जाएगा और फिर ढूंढते रहेंगे कि मर्डर हुआ कौन सी वाली का है। हाँ। सो इस तरह की फिल्म, और उसमें ऑब्वियसली अच्छा, कॉमेडी नीलम एलिमेंट है। मुनीर की अगर हम बात करें तो नीलम के भी बहुत सारे फैंस हैं, और आपके ये फैंस जब आपको बड़े स्क्रीन पे देखते हैं तब आप खींचे चले आते हैं देखने के लिए कि जी अच्छा यहाँ पर ये कैसा करें। तो नीलम फिल्में कैसी लगेंगी? अच्छा, फिल्म का हमारे यहाँ जो मुझे एक इशू महसूस होता है ना, वो ये होता है कि हमारे यहाँ उस तरह से फिल्म स्टार वाला एलिमेंट अभी तक नहीं है। जो फिल्म स्टार होता है ना, वो एक बड़ी हद तक एक्सक्लूसिव चीज़ होती है कि उसको देखने के लिए मुझे स्पेशली सिनेमा जाना पड़ेगा। मैं नाम नहीं लूँगा, बट एक एक्ट्रेस की फिल्म रिलीज़ हुई थी और मैं उस वक्त इंग्लैंड में था, तो मैं स्पेशली जल्दी छुट्टी लेके गया। भी रोज़ देख रहे हो तो वो जो चार्म है ना कि मैं उसको बड़ी स्क्रीन पे देखूं, वो उस तरह से नहीं है। उसमें जो पुल फैक्टर आता है ना, वो आता है आपकी फिल्म की स्टोरी कैसी होगी, फिल्म का म्यूज़िक किस किस्म का होगा और फिल्म की सिनेमाटोग्राफी किस तरह की होगी। अभी तक भी बड़ी हद तक जो हमारे फिल्म मेकर्स हैं ना, वो बड़ी स्क्रीन के लिए ड्रामाज ही बना रहे होते हैं, जो हमारी फ्रेमिंग होती है उस किस्म की होती है, लेकिन बहुत इंप्रूवमेंट भी आई है। सो नीलम मुनीर के केस कॉमेडी से रिलेटेड काफ़ी काम किया हुआ है, इवन कि वो सोशल मीडिया पे भी एक उनका बहुत कॉमन एलिमेंट है, उसके इर्द गिर्द घूमती है कि नए शादीशुदा जोड़े को क्या चैलेंजेस आते हैं सोसाइटी की जानिब से, फिर उस चैलेंज को से नबरत आज़मा होने के लिए वो क्या क्या हरकतें करते हैं, क्या कुछ करते हैं, किस किस्म के चैलेंजेस होते हैं। सो उसके इर्द गिर्द घूमती है। इस फिल्म में जावेद शेख भी हैं, इसके अलावा मुनज़्ज़ा आरिफ जो कि टीवी की फनकारा हैं, वो प्रॉब्ली उनकी पहली फिल्म होगी, वो इस फिल्म में नजर आएंगी। और अगेन इट्स अ कॉमेडी विद सोशल मैसेज। अच्छा, जब नए कैरेक्टर्स भी होते हैं ना, तब भी लोग देखते हैं कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बड़ा कोई रिनाउंड सा फेस नहीं है, पता नहीं हमें मूवी टिकट ना वेस्ट हो जाए, मतलब टाइम ना वेस्ट हो जाए, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं। अच्छा, इसमें जो माँ बाप का किरदार है वो मुनज़्ज़ा आरिफ और जावेद शेख कर रहे हैं, जबकि वो जो नौ बेहाता जोड़ा जो है वो अली रहमान खान और हानिया आमिर कर रहे हैं। अच्छा, इसका अभी तक एक गाना इन्होंने रिलीज़ किया है जो कि बड़ा फ़ैन फेयर करके इन्होंने एक इवेंट किया था, बट उस पर ये आ गया कि ये तो इंडिया में भी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, उसकी भी प्रमोशन के अंदर कुछ इसी किस्म की फ़ैन फेयर, तो उसकी कहा गया कि तो उसकी कॉपी कर ली है। सो इस किस्म की चीज़ भी है। तो हमारे यहाँ ये भी बड़ा चैलेंज होता है कि आपने फ़िल्म को मार्केट किस तरह से करना है, बिकॉज 2 साल से सिनेमास बंद होने की वजह से लोगों ने और बहुत सारे कैसे कह लें मीडियम्स ढूंढ लिए हैं टू एंटरटेन देमसेल्व्स, जिसमें बहुत बड़ी बात है जो हमारे स्ट्रीमिंग नेटवर्क्स हैं, OTT नेटवर्क्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से आपको काफ़ी एंटरटेनमेंट और आपकी कंटेंट कंजम्पशन उस तरह से हो जाती है। यानी अब आपको डबल ट्रिपल मेहनत करनी है लोगों को सिनेमाज में लेकर आने के लिए, बार-बार हैमर करना है मैसेज कि ये फिल्म आ रही है, इसमें ये है, ये है, ये है, आप आइए देखिए। बिल्कुल ऐसे। ये दम मस्तम है नेक्स्ट मूवी, इसके बारे में। दम मस्तम जो फिल्म है वो अमर खान जो कि इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं, उन्होंने ही लिखी है। शी इज़ फिल्म मेकर बाय एजुकेशन एज वेल। अच्छा। तो उनका कहना ये है कि मुझे 2 साल ये फिल्म लिखने में लगे, फिर 2 साल इजाज़त लेने में लगे, तो मुझे ये था कि करते कराते मेरी फिल्म 10 साल में ना मुकम्मल हो। बट वो शी सेज़ दैट शी इज़ वेरी हैप्पी कि अब उनकी फ़िल्म ये रिलीज़ हो रही है।
इस फिल्म में इमरान अशरफ हैं जो कि पहली बार फिल्म में नज़र आएंगे। इससे पहले वो टीवी पे भोला और इस तरह के डी का किरदार, मूसा और इस किस्म के किरदार करके बहुत मकबूल हो चुके हैं। प्रॉब्ली इस वक्त जितने मेल एक्टर्स हैं उनमें अगर टॉप 3 की बात कर ली जाए तो उसमें वो डेफिनेटली आते होंगे। सही। अब ये सब मूवीज़ आ रही हैं ईद पर, तो आपने प्लान करना है आपने कौन देखनी है? कुछ ब्लॉगिंग के हवाले से कुछ हमारे नाज़रीन को छोटा सा मैसेज आप देना चाहें? ब्लॉगिंग के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि डिफरेंट एवेन्यूज़ हैं हमारे पास अब इस दौर में जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। जिस ज़माने में मैंने शुरू की थी तो उस ज़माने में सिर्फ ब्लॉग स्पॉट पे या वर्डप्रेस पे लिखा जाता था। वक्त के साथ साथ वो माइक्रो ब्लॉगिंग आ गई, कंटेंट क्रिएशन के डिफरेंट जहतें अब सामने आ गई, तो उनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। और इसमें ये नहीं है कि आप किस चीज़ में आपको सब चीज़ों में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी कोई एक जहत पकड़ लेते हैं कि यार ये मेरा काम बड़ा अच्छा तरीके से कर सकता हूँ, एंड देन यू कैन एक्सप्लोर वेरियस थिंग्स अराउंड इट। सो वो एक बड़ा फैक्टर अब हमारे पास आ चुका हुआ है। चलें जी, अब आपने डिसाइड करना है कि आपने किस तरह से काम करना है। बल्कि आयशा कह रही है हम इस पर डिटेल में एक शो कर लेंगे इंशाल्लाह, आने वाले दिन में करेंगे और आपको इस बारे में हम डिटेल में गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच इस्लाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करते हैं आपको एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम चलेंगे हसनैन की तरफ जो कि हमें रेट लिस्ट बताएंगे, सब्जियों के रेट क्या है ताकि वीकेंड पे आपके लिए आसानी हो जाए। जी हसनैन। जी, सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमतों की अगर बात की जाए तो उनमें इजाफे का रुझान देखने में आया है, लेकिन टाउनशिप सब्जी मंडी में ऐसे भी दुकानदार हैं जो सब्जियों को सरकारी नरखनामे से कम कीमत पर फरोख्त कर रहे हैं। बात की जाए टमाटर की तो जो सरकारी नरखनामे हैं उनमें उनके मुताबिक 3 रुपये इजाफा के बाद जो नई कीमत है वो 75 रुपये किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में टाउनशिप सब्जी मंडी में 70 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। मेथी 2 रुपये इजाफा के बाद जो सरकारी कीमत है जी वो 57 रुपये फी किलो है, लेकिन बाजार में वो 50 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है। फूल गोभी की जो कीमत है 3 रुपये इजाफा के बाद 47 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में यहाँ पर टाउनशिप सब्जी मंडी में वो 40 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है। इसी तरह जो शलजम है जी 2 रुपये इजाफा के बाद सरकारी जो कीमत है वो 30 रुपये है, लेकिन यहाँ पर वो 20 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। जो टिंडियाँ हैं 2 रुपये इजाफा के बाद सरकारी नर्ख 47 रुपये है, लेकिन वो यहाँ पर जो 40 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। भिंडी की बात की जाए तो 7 रुपये इजाफा के बाद जो सरकारी नर्ख हैं 197 रुपये हैं, लेकिन यहाँ पर टाउनशिप सब्जी मंडी में वो 160 और 170 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है। जब हमने उनसे पूछा कि वो सरकारी नरखनामों से कम कीमत पर सब्जियां क्यों फरोख्त कर रहे हैं तो उनका ये कहना था कि जो सरकारी लिस्टें बनाई जाती हैं वो सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमतों के रुझान से नहीं बढ़ाई जाती। जिस दिन कोई एक सब्जी वाफर मिकदार में आती है तो सब्जी मंडी में जो उसकी कीमत है वो कम हो जाती है, और इसी तरह जो कोई सब्जी शॉर्टेज में होती है तो उसकी जो कीमत है उसमें इजाफा हो जाता है, लेकिन जो सरकारी लिस्टें हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन आपका। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।